नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। संविधान दिवस की इस संध्या पे सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विद्यालय में संविधान दिवस के अवसर पे एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को भारत के संविधान और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है उस पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और लगभग 80 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और जल्दी ही सबको पुरस्कृत किया जाएगा और उम्मीद करते हैं ऐसे ही और भी प्रमुख दिवसों पे आप अपनी तैयारी रखेंगे और आप अब ऐसी ही निबंध प्रतियोगिताओं के लिए तैयार रहेंगे। ठीक, ये अचानक से इस प्रतियोगिता के संबंध में आपको बताया गया और आपने अच्छा प्रयास किया, परंतु अब मैं इस संविधान दिवस के संबंध में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इसके मनाने के पीछे क्या कारण हैं और क्या आधार रहा, इन सब चीज़ों के विषय में मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इस संविधान दिवस को ही। संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है और इसके मनाए जाने के पीछे कारण ये है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान का मसौदा था वो बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसे जो संविधान दिवस के रूप में मनाने की जो प्रक्रिया है वो 2015 से शुरू होती है। भारत सरकार ने 2015 में जो भारतीय संविधान के जो जनक पुरुष हैं, ऐसा समझो, जो भारतीय संविधान की रूपरेखा बनाने वाले जो महान व्यक्ति रहे, जो महान कानूनविद रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वें जन्मदिवस के अवसर पर जो 2015 में उनका 125वां जन्मदिवस मना रही थी, उसी जन्मदिवस पे उनको उनके संविधान के निर्माण में जो उनका योगदान रहा उस पे उनके प्रति एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके जन्मदिवस के उसी वर्ष में यानी 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान तैयार हुआ, उसी तिथि से संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। भारत सरकार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उसने ये निर्णय लिया और 2015 से ही हम प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं कि संविधान दिवस तो मनाते हैं, लेकिन इस स्तर तक हम पहुंचे कैसे, उससे संबंधित कुछ घटनाक्रम है, उनको समझते हैं। कि सबसे पहले ये जो संविधान शब्द है ना, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संविधान शब्द है, कक्षा 10 की कक्षा में आप लोगों को फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया है। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और क्रांति के बाद जो सबसे पहले वहाँ पे व्यवस्था की जाती है वो वहाँ के संविधान को बनाने की ही की जाती है। वहाँ के संविधान को बनाने की ही व्यवस्था की जाती है और जो संविधान बनाने की ये जो प्रक्रिया थी ये फ्रांस से शुरू होती है वहाँ की क्रांति के बाद, और पूरे यूरोप में इस संवैधानिक मसौदे को एक आदर्श के रूप में लिया जाता है और फिर बहुत सारे देशों ने अपने देश के संविधान को बनाने के लिए फ्रांसीसी संविधान को आधार बनाया। उस समय के देशों ने तो बनाया ही, बाद के देश जो उस समय आज़ादी की प्रक्रिया में संघर्षरत थे, उन लोगों ने आज़ादी मिलने के बाद बनाया। खैर, हमारी सारी कहानी जो शुरू होती है वो 1935 से शुरू होती है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम बनता है और उस अधिनियम के माध्यम से देश को चलाने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था जो है बनाई जाती है। संवैधानिक व्यवस्था का मतलब, अब उस समय तो हम गुलाम थे, हमारा शासन था, तो हमारा संविधान कैसे हो सकता है?
तो जो भी विधान था वो सारा का सारा अंग्रेजों का बनाया हुआ था, जिसे भारत सरकार अधिनियम के नाम से जानते हैं, और उसे पूरा कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में अंग्रेज अपने अपने शासन स्तर की जो भी व्यवस्था थी उसको चलाने के लिए नियम और कानून बनाए हुए थे। उसी कानूनी मसौदे का अधिकांश हिस्सा जो हमारे उपयोग का था, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस मसौदे का जो संविधान सभा का गठन हुआ तो जो मसौदा तैयार किया गया, उस मसौदे का अधिकांश हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से ले लिया गया। लगभग 200 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको हूबहू ले लिया गया, क्योंकि हूबहू ले लेने का मतलब ये था कि वो भारतीय जनता के संबंध में जो कानून बने थे वो उस समय भी प्रासंगिक थे, इसीलिए उनको कानून के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये तो हो गई व्यवस्था जब सभा का गठन हुआ। बीच में घटनाक्रम कुछ होते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेज दिया जाता है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उनकी परिस्थिति बनती है, वो जीत तो गए हुए रहते हैं लेकिन उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं रहती। दुनिया के तमाम उपनिवेश उनसे छीन चुके रहते हैं, और जो नहीं छीने होते हैं वहाँ पे उनकी सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता के तीव्र आंदोलन हो रहे होते हैं। उसी में से अपना एक देश भी था। हमारे यहाँ भी आज देश को आज़ाद कराने के लिए लगातार आंदोलन चल रहे थे, और जितने भी बड़े नेता थे, जो भी क्रांतिकारी थे, सभी अपने स्तर से पूरी ताकत झोंके हुए थे। अंग्रेज सरकार भी समझ चुकी थी कि हम ज़्यादा दिन तक देश को गुलाम नहीं बना सकते। इसीलिए वहाँ की संसद में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वहाँ पे लगातार इस पे डिस्कशन होता था, लगातार चर्चा होता रहता था। और फिर वहाँ से एक कमेटी को भेजा गया 1946 में भारत में, जिसे कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन भारत आता है, भारतीय नेताओं से मिलता है और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए उनसे कहता है। कैबिनेट मिशन चला जाता है, उसकी कुछ बातें मानने लायक रहती हैं और कुछ बातें नहीं मानने लायक रहती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख चीज़ थी कि भारतीय संविधान का जो मसौदा था उस पर कार्य कैसे किया जाए। कैबिनेट मिशन आता है, भारतीय नेताओं से बैठक करता है और फिर अपनी बात को संविधान सभा के स्तर पर लाके वो भारतीय नेताओं के बीच में इसे छोड़ देता है। फिर भारतीय नेता, प्रमुख रूप से भारतीय नेताओं का नेतृत्व उसमें कांग्रेस ही कर रही थी। तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी और जो उसमें प्रांतीय सभा थी, क्योंकि चुनाव भी हो चुके थे, और प्रांतीय सभाओं से जो प्रांतीय सभा का मतलब हो गया कि जो चुनाव हुए तो वहाँ जो प्रांत थे, प्रांत का मतलब राज्य, तो जो राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि थे वो, और जो है कुछ रियासतों के प्रतिनिधि भी थे। इन सभी लोगों से मिलके संविधान सभा के संबंध में मसौदा तैयार करने की बात की गई। खैर, समय आ जाता है 6 दिसंबर 1946 का और संविधान सभा बना दी जाती है। फिर उसके 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और जो बैठक में जो पहला भाषण संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं वो जेपी कृपलानी थे। वो संविधान सभा के समक्ष पहला भाषण प्रस्तुत करते हैं, और इस संविधान सभा का अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा बहुत विद्वान और उस समय प्रमुख कानूनविद थे। तो अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया जाता है। फिर 11 दिसंबर 1946 का समय आता है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है और संविधान सभा के निर्माण के संबंध में
क्या क्या कार्य करने हैं उस पर सक्रियता से आगे बढ़ते हैं। बीच में बहुत सारी समितियां बनती हैं, जो भी विशेषज्ञ थे, जो भी विद्वान थे, सभी को संविधान के निर्माण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए निमंत्रित कर दिया जाता है। सभी को दुनिया भर के कानूनों की जानकारी लेने के लिए, अध्ययन करने के लिए कह दिया जाता है। सभी पूरे विश्व के कानून, पूरे विश्व के संविधान जो भी उस समय बन चुके थे उनका अध्ययन करते हैं और उनसे जो भी सबसे अच्छी चीज़ें हैं वो अपने संविधान में लाने के लिए वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। खैर, ये सारी प्रक्रिया चलती है। संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 22 जुलाई 1947 को भारत का तिरंगा झंडा भी संवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है और फिर 15 अगस्त 1947 को हमें दुख भरी आज़ादी मिलती है। हमें हमारे देश के बंटवारे के रूप में आज़ादी मिलती है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बन जाता है, 15 अगस्त को भारत बन जाता है और फिर संविधान को लिखने और उसमें प्रमुख नियम और कानूनों को शामिल करने के लिए पूरी तरीके से जो भी भारतीय तत्कालीन नेता थे वो सक्रिय रूप से लग जाते हैं। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान को बनाने की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बना दिए जाते हैं। भीमराव अंबेडकर के अलावा इसमें अन्य विद्वान भी इस प्रारूप समिति में शामिल थे और ये संवैधानिक मसौदा तैयार करते हैं। संविधान में प्रारूप समिति होती है। फिर जो देश नया नया आज़ाद हुआ था तो देश को गठन करने के लिए, देश को मतलब इन सारे राज्यों को, जो भी अलग अलग राज्य थे, इन सारे राज्यों को आत्मसात करते हुए एक भारत संघ बनाने की जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया जाता है। ठीक, और उसके बाद देश को एकीकृत करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया जाता है। फिर संविधान में जो भारतीय नागरिकों के लिए जो सबसे प्रमुख अधिकार हैं, जिसे मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है, उस मूल अधिकार के लिए भी एक समिति बनाई जाती है और उस समिति का अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया जाता है। इस प्रकार जो प्रमुख समितियां हैं उनके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं और वो सभी के सभी अपने कार्य में सक्रिय रूप से लग जाते हैं। फिर समय आता है 26 नवंबर 1949 का। संविधान के सारे मसौदे तैयार हो चुके रहते हैं और एक बैठक आयोजित की जाती है। एक बैठक आयोजित की जाती है संविधान सभा की। संविधान सभा के समक्ष जो है संविधान जो बना दिया गया रहता है उसको सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है और इसे इटैलिक शैली में लिखा गया रहता है और चूंकि ये पेन से ही लिखा गया था उस समय, तो इसको संरक्षित करने के लिए हीलियम गैस के अंदर इसको रखा गया था, जिससे इसकी लिखावट और जो पेपर हैं वो खराब ना हो। और फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के इस प्रारूप पे हस्ताक्षर करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाती है और उस बैठक में संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 289 है और 299 है और 200 पहले 389 संविधान सभा में सदस्य थे, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उनके सदस्यों से संविधान सभा से त्यागपत्र दे देने के चलते इनकी संख्या 299 ही रह जाती है और जिसमें से 73 सदस्य वो मुस्लिम लीग के रहते हैं और जो है 26 सदस्य अनुसूचित जनजाति के रहते हैं और 33 जो है
वो अनुसूचित 33 अनुसूचित जनजाति के रहते हैं और 26 सदस्य अनुसूचित जाति के रहते हैं और 15 सदस्य जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं। ये संविधान सभा में जो प्रमुख सदस्य हैं उनका विवरण है। उसके बाद ये बैठक होती है, सभी का इस पे जो वहाँ उपस्थित होते हैं सभी इस पे हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान है उसे लागू कर दिया जाता है। भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। 26 जनवरी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का मतलब ये हो गया कि हम गणतंत्र हो गए, यानी ये जनता की व्यवस्था हो गई। यानी जो हमने संविधान बनाया, हमने बनाया, अपने लिए बनाया, अपने लोगों के लिए बनाया, अब उसको लागू कर दिया गया है, इसीलिए उसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि संविधान लागू हो गया तो आज के रूप में उसकी क्या प्रासंगिकता है, यही निबंध का विषय था। तो आज के रूप में यही प्रासंगिकता है कि जो देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इस जनसंख्या को सभी को समान रूप से न्याय देने के लिए और सभी को सामाजिक मुख्यधारा में शामिल करने के लिए, सभी को विकास के सर्वोच्च आयाम तक पहुंचाने के लिए संविधान ही एक आधारभूत तत्व है और इसी के माध्यम से सभी को समान रूप से न्याय दिया जा सकता है और सभी के लिए कार्य किया जा सकता है। अगर जो ऐसा नहीं होता तो हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा ही नहीं लूट मचाई गई। आज भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो नियम कानून सब कुछ होते हुए भी हमारे संविधान को चुनौती देते रहते हैं। जो मजबूत है, सबल है, वो गरीब का शोषण करता और जो गरीब है वो किसी धनाढ्य के यहाँ मजदूरी ही करता। तो सामाजिक स्तर में ये जो भेदभाव है ये लगातार बना हुआ है, लेकिन जो थोड़ी उम्मीद दिखती है वो हमें संविधान और अपने कानून के माध्यम से ही दिखती है, जिसमें हमारे देश के उन महान विद्वानों ने इसे बनाने में अपने बौद्धिक क्षमता और अपनी पूरी भावनात्मक अभिव्यक्ति को जो है इस संवैधानिक शब्दों के रूप में पिरोया, जिससे हमें ये गर्व का अनुभव होता है अपने संविधान के माध्यम से कि आज अगर जो हमें किसी भी रूप में प्रताड़ित किया जाता है या कहीं हम पिछड़े हैं या कोई भी अधिकार सभी को समान रूप से मिलना है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें जो है अपने संविधान के माध्यम से मिल सकता है। हमारे संविधान ने आप लोगों को भी शिक्षा का अधिकार दिया है, जो आपका एक मूल अधिकार है। इसको हमारी संविधान में 86वें संविधान 86 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से सन 2002 में शिक्षा के अधिकार के रूप में हमारे संविधान में शामिल किया गया, जिसमें 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। और ये सारे के सारे जितने भी अभिभावक हैं ये उनके लिए आवश्यक है। ये कैसे हो पाया? ये संविधान है तभी तो हो पाया। ये संविधान है तभी ये सारे अधिकार हैं। संविधान ने सरकार के लिए भी अधिकार तय कर रखे हैं और ये अधिकार नीति निर्देशक तत्व के रूप में सरकार के सामने है, जिसमें सरकार को अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए एक ऐसी नीति बनानी है, एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसमें समाज के हर तत्व का विकास हो और समाज में जो भी भेदभाव है उससे हट के सभी के लिए कार्य किया जा सके। ये सब संविधान में ही तो है। मूल अधिकार प्रदान किए गए, जनता को उनके क्या क्या अधिकार हैं जो उनको दिए जा सकते हैं। मूल अधिकारों में लोगों को समता का अधिकार प्रदान किया गया, समानता का अधिकार प्रदान किया गया, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया, सभी को धार्मिक भेदभाव किए बिना धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ये सब कुछ हमारे संविधान के मूल अधिकार में शामिल है। फिर अगर जो अधिकार दिए गए तो हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी संविधान में बताए गए।
कि हमें देश, राष्ट्र और समाज के प्रति हमारे ये मूल कर्तव्य हैं जिनको हमें जानना चाहिए। ये सब कुछ हमें संविधान प्रदान कर रहा है। संविधान ने एक न्यायपालिका की व्यवस्था बनाई जो हमारे देश में न्याय प्रदान करने की सर्वोच्च संस्थाएं हैं, जिसके माध्यम से गरीब अमीर कोई भी हो, सबको समान न्याय मिलता है। सभी को ये पूरा विश्वास है कि उसके सामने एक ऐसी व्यवस्था है जो सबको समान रूप से न्याय प्रदान करेगी। ये कैसे संभव हो पाया? ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे सामने एक हमारा संविधान है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जिसमें जो प्रमुख तत्व हैं वो विश्व के संविधान से जो सबसे सर्वोच्च चीजें हैं वो ली गई। जैसे मूल अधिकार जो लिया गया हमारे नागरिकों को प्रदान करने का, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। जो मूल कर्तव्य था वो रूस के संविधान से लिया गया। जो सभी को समान रूप से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है वो जापान के संविधान से ली गई। इसी प्रकार जो दुनिया के संविधानों से जो सबसे अच्छी चीजें थी उनको हमारे संविधान में शामिल किया गया। सरकार को जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं कि किस तरीके के आपके लिए एक नीति बनाई गई है कि आपको जनता के लिए उसी तरीके से काम करना है। इसको इंग्लैंड के एक प्रमुख सहयोगी देश आयरलैंड से लिया गया। इसी तरीके से हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे देशों से ली गई हैं। अब हमको करना क्या है? हमको अपने देश समाज के प्रति अपने जो प्रमुख कर्तव्य हैं, जो हमारे प्रमुख अधिकार हैं, इन सबको कम से कम अपने संविधान के माध्यम से जानना है और अपने देश और अपने संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखना है। विद्यार्थियों, संविधान बनाने वाले बहुत ही महान लोग थे। उन्होंने उस समय क्या परिस्थिति थी देश की, उस समय की परिस्थिति में भविष्य के भारत और भविष्य के भारत की जो है सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी। इसीलिए हम इस संविधान दिवस के माध्यम से उन महान विद्वान और महान स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनको सत सत प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ आपको शुभ रात्रि। आपको कुछ और चीज़ें अगर जो जाननी होंगी तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। और अगर जो किसी का डायरेक्ट मुझसे मिल के कोई प्रश्न जानना होगा तो वो मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड नाइट।